गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है स्थापत्य कला के बारे में, दिल्ली सल्तनत की। और जो पिछले जो क्लासेस में हम लोगों ने देखा था वो विशेष रूप से दिल्ली सल्तनत का प्रशासन देखा था, दिल्ली सल्तनत के समय की जो कृषि व्यवस्था, उद्योग व्यापार की व्यवस्था, इन सब के बारे में चर्चा की थी। आज स्थापत्य के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है। यह मैं आशा करता हूं कि आपने पिछली क्लासेस को अच्छे से स्टडी किया होगा और उसके समय की बातों को जो विशेष पॉइंट हैं जो जिनको मैंने प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट बताया था उसको आपने अच्छी तरीके से लर्न बाय हार्ट लर्न कर लिया होगा। अभी मैं अपनी क्लासेस को, ये अंतिम क्लास रहेगी दिल्ली सल्तनत के ऊपर और मैं इस क्लासेस को आगे बढ़ाता हूं। तो जैसा कि जैसा कि आपने जाना कि यहाँ पर तुर्कों के आगमन के साथ ही यहाँ पे इस्लाम की सत्ता स्थापित होती है, इस्लाम धर्म की सत्ता स्थापित होती है, वहाँ की संस्कृति का भी आगमन होता है। और ऐसी स्थिति में इन भारत में जो संस्कृति पूर्व से चली आ रही थी और जो संस्कृति एक संस्कृति इस्लामिक संस्कृति थी, वो संस्कृति जो अरब की तरफ से और पश्चिम तरफ से आती है, तो इनका मिलन होता है। और यहाँ से इस संस्कृति के विभिन्न प्रकार के जो एस्पेक्ट थे उसका प्रभाव पड़ता है। और ये पूरी संस्कृति जो कहलाती है इंडो इस्लामिक संस्कृति के नाम से जानी जाती है। समझ में आ रही बात? इंडिया की संस्कृति इंडो कहलाई और इस्लामिक संस्कृति, इस पूरी संस्कृति को जो माना गया है, जो जाना जाता है, इंडो इस्लामिक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। अब इसका प्रभाव हर क्षेत्र में पड़ा, चाहे आपका वो संगीत कला हो, चित्रकला हो, आपका चाहे स्थापत्य हो, मूर्ति कला हो, अन्य सभी क्षेत्रों में इसका प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव जब स्थापत्य कला में पड़ा तो उसमें भी बहुत सारे परिवर्तन उत्पन्न हुए। दोनों शैलियों के मिलन से एक नई शैली का जन्म हुआ और वह इंडो इस्लामिक शैली के रूप में प्रचलित हुआ। ओके, तो देखिएगा परिवर्तन क्या आया। परिवर्तन सबसे बड़ी चीज जो आया कि यहाँ पर जो पूर्व में जो भारतीय क्षेत्र में जो स्थापत्य के समय पे जो क्षैतिज विधि चल रही थी, स्तंभ आधारित, क्षैतिज और स्तंभ के पर आधारित जो क्षैतिज विधि थी, उसका मिलन किससे हुआ? इस्लाम की मेहराब पद्धति से हुआ। इस्लाम की मेहराब पद्धति से जो हमारे हिंदुस्तान की जो क्षैतिज और जो स्तंभ आधारित क्षैतिज विधि चल रही थी उसका मिलन होता है इस्लाम के मेहराब आधारित पद्धति से होता है, ठीक है। और इसमें जो होता है आपका दूसरी चीज जो है, पहली विशेषता हो जाएगी और दूसरी विशेषता क्या हो जाएगी आपका, यहाँ पर इसमें जो विशेष स्थापत्य में जो इस्लामिक शैली में दो चीजें, दो नाम आप याद रखिएगा, अरबस्क और कुफी। अरबस्क जो था, एक्चुअली अरबस्क क्या होता था, पौधों और लताओं का अनंत रूपेण चित्रण अरबस्क कहलाता था। और कुफी क्या होता था, कुरान की आयतों का सुलेखन किया जाना, कुरान की आयतों का सुलेखन, ये कहलाता था आपका कुफी। तो अरबस्क और कुफी का भी यहाँ पर प्रयोग किया जाने लगा। इसका पहले ऐसा नहीं होता था इंडो शैली में। तो इसमें क्या हुआ, अरबस्क प्लस कुफी को भी प्रयुक्त किया जाने लगा। उसके अलावा जो है सबसे बड़ी बात, तुर्क लोग जो थे अरब से क्या लेकर आए थे आपका, गारा और चूना। और गारे और चूने से क्या थे, जो ये इमारतें बन रही थी वह अत्यंत ही मजबूत किस्म की बनी। जितनी भी स्थापत्य हुई तो वो गारे और चूने की सहायता से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा मजबूती उनको प्रदान की गई। तो ये जो है ये बात है, इस प्रकार से 3 पॉइंट्स अपने इस विशेषता के रूप में होंगे इंडो इस्लामिक पद्धति के, कि क्षैतिज विधि और मेहराब विधि का दोनों का मिलन हुआ। उसके अलावा पौधे और लताओं की से पर आधारित अरबस्क विधि और कुरान की आयतों का सुलेखन करने की जो परंपरा थी कुफी विधि, ये विधि का भी प्रयोग इंडो शैली के साथ समावेशन किया गया। और उसके अतिरिक्त जो है गारे व चूने के प्रयोग के द्वारा ये विशेष रूप से गारे व चूने के साथ में ये मेथड और ज्यादा स्ट्रांग हो गई, ठीक है। चलिए, और अब हम बात करते हैं कि इनका प्रयोग आखिर इंडो इस्लामिक शैली के स्थापत्य पर आधारित एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। ये एग्जाम्पल जो है विभिन्न प्रकार के जो हैं, विभिन्न प्रकार के शासकों के समय में जो इमारतें बनती हैं उसमें हम देखते हैं। जैसे कि पहला आपका इंपॉर्टेंट शासक कौन सा अपने देखा था, याद आ रहा होगा, गुलाम वंश का 1206 ईस्वी वाला। गुलाम वंश किसने स्थापित किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 3 प्रकार की तीन इमारतों का निर्माण कराया। 3 मुख्य रूप से जानी जाने वाली 3 इमारतें हैं। एक को जाना जाता है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, ठीक है। ये जो निर्माण कराया आपका
कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। उसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक ने आपका कुतुब मीनार का निर्माण कराया। कुतुब मीनार का निर्माण, कुतुब मीनार का हालांकि इन्होंने निर्माण कार्य तो शुरू करा दिया था लेकिन इसको पूरा नहीं करा पाया। तो इसको पूरा किसने कराया था? इल्तुतमिश ने पूरा कराया। इसके निर्माण कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा कराया। लेकिन एक बार क्या होता है, बिजली गिरने से कुतुब मीनार की जो है चौथी मंजिल, 4 मंजिलें थी पहले, चौथी मंजिल ढह जाती है। तो फिरोज शाह तुगलक के समय में इसको एक बार पुनः मरम्मत कराई गई। तो उसने क्या किया कि 4 मंजिल की जगह उसने क्या कर दिया था, 5 मंजिल बनवा दिया। ठीक है, इज दैट क्लियर? बहुत ही आसान है। तीनों आपको तीनों शासकों के नाम ध्यान रखना पड़ेगा। बनाना प्रारंभ में किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद में पूरा किसने कराया? पूरा कराया किसने? इल्तुतमिश ने। और कितनी मंजिल थी उस समय? 4 मंजिल। और उसके बाद में आपका पुनर्मरम्मत किसने कराया? मरम्मत जो कराया था वो फिरोज शाह तुगलक। और उसने कितनी मंजिल करा दी? 5 मंजिल। तो वर्तमान में कितनी मंजिल है? 5 मंजिल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद तीसरी एक इमारत थी इनकी, 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर में। अजमेर में एक संस्कृत विद्यालय था अजमेर में, जिसमें कि विग्रहराज चतुर्थ मतलब कि आपका बीशल देव के हरखेल नामक नाटक के अंश लिखे हुए थे, उसमें लिखाए गए थे। लेकिन उस विद्यालय को तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन में एक मस्जिद का निर्माण उसके ऊपर करा दिया। और उसके अंश आज भी उसकी दीवारों पर प्राप्त होते हैं। नाटक का नाम कई बार पूछा गया, किस नाटक के अंश मिलते हैं 2.5 दिन के झोपड़े में? वो है हरिकेल नामक संस्कृत नाटक के अंश। इसके रचयिता कौन थे हरिकेल के? आपके बीसल देव। ठीक है, मेवाड़ शासक आपके बीसल देव। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक के ये 3, और ये है कहां पर? अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर है? अजमेर में। ठीक है, अब देखिएगा इल्तुतमिश के बारे में हम बात करते हैं। इल्तुतमिश ने, देखिए, इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी का मकबरा, इल्तुतमिश ने इंडो इस्लामिक शैली का पहला मकबरा जो बनाया गया वो है सुल्तानगढ़ी का मकबरा। और ये किसके लिए बनाया था? इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नासिरुद्दीन के लिए बनवाया था। उस नासिरुद्दीन को दफनाया गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। क्वेश्चन आया हुआ है सुल्तानगढ़, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। जितने पॉइंट्स आप देख रहे हैं, जितने पॉइंट डिस्कस करने वाले सभी आए हैं, कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में सब आए हुए हैं, इसलिए किसी कहीं भी स्लिप करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो है आपका नासिरुद्दीन के लिए, इल्तुतमिश ने अपने बेटे नासिरुद्दीन के लिए बनवाया। उसके बाद में कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा किया। ये कुतुब मीनार का निर्माण कार्य उसको पूरा किया। उसके अलावा एक इल्तुतमिश ने स्वयं का भी एक मकबरा बनवाया। इल्तुतमिश ने स्वयं का भी एक मकबरा बनवाया। और उसके अलावा एक बनवाया था उसने गंधक की बावली। गंधक की बावली, इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये आपका ये कुब्बतुल इस्लाम ऐबक का, कुतुब मीनार ऐबक की, तीसरा 2.5 दिन का झोपड़ा ऐबक का अजमेर वाला, इल्तुतमिश का सुल्तानगढ़ी का मकबरा, कुतुब मीनार, इल्तुतमिश का मकबरा, और उसके अलावा गंधक की बावली। ओके, अब 4th नंबर पे आते हैं। 3rd नंबर पे बलवन है। बलवन ने क्या क्या बनवाया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाल महल। याद आ रहा है? लाल महल, जहां पर कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था, लाल महल। ठीक है, लाल महल के बाद में आपका एक और है विशुद्ध बलवन का मकबरा। बलवन का मकबरा के बारे में याद रखिएगा, विशुद्ध रूप से इस्लामिक शैली में बनाई गई पहली इमारत थी बलवन का मकबरा, जो कि वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई थी। विशुद्ध रूप से इस्लामिक शैली में बनाई गई पहली बनाई गई इमारत आपका बलवन का मकबरा, विशुद्ध इस्लामिक शैली का। ठीक है, उसके अलावा जो है आपका ये आपका बलवन हो गया। उसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या बनवाया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीरी का महल। आपका देखिए सीरी का किला के बाद में आपने अलाई दरवाजा, सीरी का किला, अलाई दरवाजा, और अलाई दरवाजा के अलावा 1000 स्तंभों, 1000 सितुम वाला महल या 1000 स्तंभों वाला महल, ये अलाउद्दीन खिलजी की इमारतें हैं। सीरी का किला हो गया, सीरी का किला, आपका अलाई दरवाजे के अलावा आपका 1000 स्तंभों वाला जो महल है वो अलाउद्दीन खिलजी का है। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? उसके अतिरिक्त जो है गयासुद्दीन तुगलक ने क्या बनवाया? उसने एक दिल्ली के पास में एक नगर का निर्माण कराया, जिसे कि किस नाम से जाना जाता है? तुगलकाबाद, जिसे कि किस नाम से? तुगलकाबाद के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिल्ली की इमारतें हैं ये, गयासुद्दीन तुगलक के समय की तुगलकाबाद प्लस गयासुद्दीन तुगलक की इमारतें। तुगलकाबाद में क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है कि आखिर तुगलकाबाद नगर किसने बनवाया था? एमबीटी ने, एफएसटी ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, है ना? किस तुगलक शासक ने बनवाया था? तो अच्छे से ध्यान रखिए, तुगलकाबाद को गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया था। उसके अलावा देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके 5 शासक हो चुके हैं, ऐबक, इल्तुतमिश, बलवन, अलाउद्दीन और उसके अलावा गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट है आपका एमबीटी। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नगर का निर्माण किया था, जहां पनाह नगर।
जहां पनाह नगर, नोट कर लेंगे, जहां पनाह नगर। उसके अलावा एक किले का भी निर्माण किया, आदिलाबाद का किला, जहां पनाह नगर, आदिलाबाद का किला, और उसके अतिरिक्त जो है निजामुद्दीन औलिया का मकबरा। निजामुद्दीन औलिया का मकबरा किसने बनवाया था? आपका दिल्ली में MBT ने बनवाया, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, तो ये हुआ मोहम्मद बिन तुगलक की बातें। और उसके बाद में अब हम बात करेंगे फिरोज शाह तुगलक की। फिरोज शाह तुगलक ने फिरोज शाह कोटला मैदान आपने सुना होगा, है ना, फिरोज शाह कोटला नामक दिल्ली का एक शहर बनवाया, फिरोज शाह कोटला। और उसके अलावा एक मकबरा बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही स्पेशल, खाने जहां तेलंगानी का मकबरा। खाने जहां तेलंगानी का जो मकबरा था वह कैसा था? अष्टकोणीय था। अष्टकोणीय आकृति में बनाया गया पहला मकबरा के रूप में जाना जाता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। FST के समय का है। एक फिरोज शाह, हालांकि उसने नगर तो बहुत सारे बनाए थे, हिसार भी बसाया था, जौनपुर भी बसाया था, और आपका फिरोजपुर बसाया था, फिरोजाबाद बसाया था, फिरोज शाह कोटला इसको ही बसाया था। उसका आपने देखा था फिरोज शाह तुगलक के समय में। और उसके अलावा खाने जहां तेलंगानी के मकबरा को बिल्कुल नहीं भूलना है। इज दैट क्लियर? ओके, डन। चलिए उसके बाद में ध्यान दीजिएगा आपका सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने क्या किया? सिकंदर लोदी ने क्या बनवाया आपका? सिकंदर लोदी के समय में एक्चुअली इसमें ये जो काम किया था मियां भुआ, उसका जो प्रधानमंत्री था, उसका जो मंत्री था एक मियां भुआ, जिसने तिब्बे सिकंदरी लिखी थी, आयुर्वेद का एक ग्रंथ जो था। ठीक है, तो उसने मियां भुआ ने आपका मोट मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के समय किया गया। और इसने एक आगरा नामक शहर तो आपने देखा ही था 1504 ईस्वी में। तो इस प्रकार से ये आपका मियां भुआ का मोट की मस्जिद दिल्ली की है। ठीक है, इस प्रकार से पूरे आपके सभी प्रकार की इमारतें, स्थापत्य कला ये आपका तैयार कंप्लीट होता है। इसके बाद अब हम देखेंगे इसके बाद संगीत कला, और संगीत कला के साथ में हम साहित्य के बारे में भी थोड़ी सी बातें करेंगे। ठीक है, तो स्थापत्य के बाद अब हम जो देखने जा रहे हैं, हम संगीत व्यवस्था, संगीत के क्षेत्र में क्या उन्नति हुई और किस शासक ने क्या काम किए, और उसके बाद उसके अलावा जो है कुछ विशेष पुस्तकें जो हैं इस काल की, दिल्ली सल्तनत के काल की, उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। जैसे कि देखा जाए, पहले संगीत के बारे में बात करते हैं। संगीत जो है, सबसे पहले जो संगीत का जो उन्नयन मिलता है इस काल में, वो संगीत में पहली बार ध्यान दिया था कैकुबाद। कैकुबाद याद आ रहे हैं आपको? कैकुबाद जो है बलबन के बाद शासन में आया कैकुबाद, जिसकी हत्या फिर बाद में जलालुद्दीन खिलजी ने कर दिया था। कैकुबाद के लिए बारे में कहा जाता है, इसके समय में गलियां और सड़कें जो होती थी गायकों से, इसमें संगीत की लगातार गूंजता रहता था, और इसकी गलियां और सड़कें जो होती थी वह गायकों से भरी हुई होती थी। इतना शानदार इसमें वर्णन इसका मिलता है। कैकुबाद के समय कैकुबाद ने इतना संरक्षण प्रदान किया था, संगीत के क्षेत्र में इतना काम किया था कि इसे पूरी गलियां जो होती गायकों से भरी रहा करती थी। ध्यान रखिए, कोटेशन कभी कभी कोटेशन भी पूछ लेता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद में अगला जो आपको शासन मिलता है बुगरा खां के समय में। बुगरा खां जो था, बुगरा खां का जो है, बुगरा खां का जो ये आएगा, इसने अपने समय में क्या स्थापित किया? संगीत संस्था स्थापित किया बुगरा खां ने, संगीत संस्था के रूप में। ठीक है, उसके अतिरिक्त जो है गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद में मैं बात करूंगा गयासुद्दीन तुगलक की। गयासुद्दीन तुगलक ने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया, इस बात को ध्यान देंगे, संगीत पर प्रतिबंध लगाया। और उसके बाद में एक अगला डेवलपमेंट एक और जो मिलता है फिरोज शाह तुगलक के समय में, संगीत, भारतीय संगीत के ऊपर लिखी गई एक पुस्तक थी राग दर्पण। भारतीय संगीत में राग दर्पण नामक पुस्तक लिखी गई, उसको ध्यान रखिएगा। सिकंदर लोधी ने खुद ही संगीत के ऊपर लज्जत-ए सिकंदरी नामक पुस्तक लिखी थी, याद आ रहा है आपको? लज्जत-ए सिकंदरी नामक पुस्तक जो लिखी गई थी सिकंदर लोधी के समय में, तो वो रहेगा। और उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक का नाम है हुसैन शाह सरकी के समय में जो लिखा गया था। हुसैन शाह सरकी जो कि आपका जौनपुर का शासक था, और उस समय पे आप चर्चा भी किए थे जब बहलोल लोधी के समय में हुसैन शाह सरकी के बारे में। हुसैन शाह सरकी ने उसको ख्याल गायकी का जनक माना जाता है, ख्याल गायकी का। उसके अलावा उसने संगीत शिरोमणि नामक पुस्तक भी लिखी, संगीत शिरोमणि। ठीक है, वो संगीत का बहुत बड़ा विद्वान था, और ख्याल गायकी तो उसने ख्याल गायकी के जनक के रूप में, स्टार्टिंग के रूप में उसी को जाना जाता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये पूरी चीजें कैकुबाद के समय में गलियां गायकों से भरी होती थी। बुगरा खां ने एक संगीत संस्था का निर्माण कराया था, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक के समय में क्या किया? संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उसके अलावा FST के समय राग दर्पण लिखा गया, फिरोज शाह तुगलक के समय में राग दर्पण आता है, और उसके बाद में आपका सिकंदर लोधी के लोधी समय लज्जत-ए सिकंदरी, और हुसैन शाह सरकी के समय में आपका हुसैन शाह सरकी संगीत शिरोमणि नामक पुस्तक, और ख्याल गायकी का ये जनक था। इज दैट क्लियर? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। संगीत के बारे में यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के समय में इतनी बातें, इतनी काफी हैं। ठीक है,
अब मैं बात करूंगा कुछ साहित्य के बारे में, कुछ स्पेशल साहित्य जो लिखे गए, उन साहित्य को देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। जो आपका है सबसे पहले मिनहाज सिराज ने लिखा था ताबकात नासिरी, ताबकात नासिरी मिनहाज सिराज ने लिखा। और मिनहाज की जो बुक है, मिनहाज सिराज का जो ये है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी, इसने जो लिखा था नासिरुद्दीन महमूद के लिए। नासिरुद्दीन महमूद जो नासिरुद्दीन जो बलबन के पहले जो वो बना हुआ था, बलबन के पहले का जो शासक था नासिरुद्दीन महमूद, जो टोपी सीकर, याद आ रहा है, टोपी सीकर जो अपना शासन चलाया करता था, तो ये जो था नासिरुद्दीन के लिए उसने उसको दिल्ली का सबसे अच्छा, सबसे योग्य शासक माना मिनहाज ने, और उसके ऊपर बुक लिखी थी ताबकात नासिरी। ओके, आई हुई बुक है, एग्जाम में आई हुई है, अच्छे से ध्यान रखेंगे, बहुत ही भूलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसके बाद में तारीख़ फिरोज़शाही। तारीख़ फिरोज़शाही एक ऐसी पुस्तक है जिसमें दिल्ली सल्तनत की शासन और प्रशासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। इसको लिखा था जियाउद्दीन बर्नी ने। जियाउद्दीन बर्नी ने इस पुस्तक में अलाउद्दीन खिलजी के समय की बाजार व्यवस्था के बारे में तथा उसके समय में अन्य जो डेवलपमेंट हुए, जो अन्य सुधार किए, उन सभी के बारे में वर्णन मिलता है। और बाद में इन सभी चीज़ों को कौन लागू करता है? सिर्फ फिरोज शाह तुगलक भी इनकी सभी अच्छी बातों को लागू करता है। तारीख़ फिरोज़शाही जो है जियाउद्दीन बर्नी का तारीख़ फिरोज़शाही, ठीक है। उसके बाद एक और बुक है आपका फुतुहात ए फिरोज़शाही। ये जो है फुतुहात ए फिरोज़शाही, दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है, तारीख़ फिरोज़शाही और फुतुहात ए फिरोज़शाही। फुतुहात एफ से नाम स्टार्ट हो रहा है तो आप FST ही लगाइएगा। ये FST का फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है, फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा। उसके बाद फुतुह उस सलातीन। फुतुह उस सलातीन क्या है आपका? इसामी। फुतुह उस सलातीन ने क्या लिखा? फुतुह उस सलातीन ने फुतुह उस सलातीन किसकी लिखी गई पुस्तक है? आपका इसामी की लिखी गई पुस्तक है। इसके बारे में आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। ये जो है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, ये दक्षिण में लिखी गई पुस्तक थी। फुतुह उस सलातीन जो थी आपका इसामी ने जो लिखा था, दक्षिण में लिखी गई पुस्तक, बहमनी शासक अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के समय में लिखी गई पुस्तक थी। और इसमें सबसे पहली बार चरखे का उल्लेख होता है। फुतुह उस सलातीन में आया हुआ क्वेश्चन है, चरखे का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ पे हो रहा है? फुतुह उस सलातीन में हो रहा है, ठीक है। उसके तारीख़ मुबारक शाही, जो कि मोहम्मद मुबारक शाह के उसमें लिखा गया था, और इसको लिखा था याहिया अहमद बिन सरहिंदी ने लिखा था, याहिया बिन अहमद सरहिंदी। याद आ गया, ठीक है। आप अखिज जो सैयद वंश का शासक था, दूसरा शासक ये था, आप वही उसी के ऊपर लिखी गई पुस्तक है तारीख़ मुबारक शाही सरहिंदी के द्वारा। इसके अलावा भी एक बुक लिखी गई थी ठक्कर पेरू के द्वारा। वो थी कौन सी? आपका द्रव्य परीक्षा। वो कौन सी थी? आपका द्रव्य परीक्षा। उसके अलावा जो है तूतीनामा, एक पुस्तक थी आपका तूतीनामा, जिसमें कि संस्कृत की कहानियों का फारसी में अनुवाद किया गया है। और इसको लिखा था तूतीनामा को जिया नक्शवी ने, जिया नक्शवी। और ये पुस्तक कब किसके समय में लिखी गई थी? MBT के समय में, MBT के समय, ठीक है। तो ये कुछ स्पेशल किताबें हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं में आई हुई है, उनको डिस्कस करना यहाँ बहुत जरूरी था। ताबकात नासिरी जो है मिनहाज सिराज का है, तारीख़ फिरोज़शाही बर्नी का है, फुतुहात फिरोज़शाही FST फिरोज शाह तुगलक का है, फुतुह सलातीन इसामी का, जिसको कि उसने दक्षिण में बहमनी साम्राज्य अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के समय में लिखा। उसके अतिरिक्त जो है तारीख़ मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरहिंदी के उसमें लिखा गया है, द्रव्य परीक्षा ठक्कर पेरू के द्वारा लिखा गया है, और तूतीनामा जिया नक्शवी के द्वारा लिखा गया है। इज दैट क्लियर? ओके। तो अब यहाँ पर आकर हमारा जो है दिल्ली सल्तनत हम एक तरह से पूर्ण विराम लगाते हैं। और इसमें आपने देखा किस प्रकार से हमने पूरे प्रशासन, पहले दिल्ली सल्तनत का पॉलिटिकल देखा, उसके बाद इसका हमने सल्तनत कालीन प्रशासन, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, और उसके अतिरिक्त जो है कला व्यवस्था, जो आपका कलात्मक उन्नयन का समय था, स्थापत्य, संगीत और उसके अलावा साहित्य किस प्रकार से डेवलप हुआ। आप इसको अच्छे से तैयार करिए, अच्छे से रिवीजन करिए, छोटे छोटे फुटनोट्स बना के उसका बार बार रिकॉल करिए, बार बार रिवीजन करिए, ठीक है। उससे क्या होगा, ये आपको कभी भूलने नहीं पाएगा। थोड़ा सा शब्द जो थोड़ा सा टिपिकल हो सकते हैं सल्तनत काल के, लेकिन एक बार आपने समझ के तैयार कर लिया है तो फिर उसमें कठिनता वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। अच्छे से इसको बार बार लगातार इसका रिवीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल है शब्दावली, लेकिन आपने एक बार अच्छे से तैयार हो गया तो फिर उसमें समस्या कुछ नहीं जाएगी, ठीक है। तो लगातार अपनी तैयारी जारी रखिए। और हम इसके बाद में हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में बात करेंगे, और विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बारे में, और उसके बाद भक्ति आंदोलन के बारे में, और उसके बाद हम मुगल साम्राज्य में एंटर कर जाएंगे। ओके, तो लगातार हमसे जुड़े रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी को अपना चुस्त दुरुस्त करिए, और अपना 21 का जो 21 मई का जो टारगेट है उसको परिपूर्ण रूप से फिलअप करिए। धन्यवाद। जय हिंद।